तो आज हम बात करेंगे मैजिकल रियलिज्म की। ये दो वर्ड हैं, मैजिक और रियलिज्म। यानी रियलिटी भी होगी और उसी के साथ साथ मैजिक या फैंटेसी भी होगी। मैजिकल रियलिज्म ये एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक जॉनरा है जिसकी शुरुआत लैटिन अमेरिका में 20वीं सेंचुरी के मिड में हुई थी। सबसे पहले मैजिकल रियलिज्म को एक जर्मन आर्ट क्रिटिक फ्रांज रोह ने 1920 में यूज किया था। यानी मैजिकल रियलिज्म को सबसे पहले 1920 में फ्रांज रोह के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उसने सबसे पहले इसका यूज किया था। और आसान शब्दों में अगर कहें तो मैजिकल रियलिज्म में रियलिस्टिक और मैजिकल एलिमेंट को ब्लेंड कर दिया जाता है। यानी मैजिकल रियलिज्म और मैजिक दोनों का एक मिक्सचर है। एक आप ऐसे समझे कि जैसे कि एक सपना है और एक जागता हुआ इंसान, एक सोता हुआ इंसान और एक जागता हुआ इंसान, उन दोनों के बीच की लाइन को कहते हैं मैजिकल रियलिज्म। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये ब्लेंड करता है, ये मिक्स कर देता है रियलिटी और फैंटेसी को। ये दुनिया को ऐसे ही दिखाना चाहता है जैसे कि ये दुनिया है। यानी जो कुछ भी संसार के अंदर चल रहा है, जो कुछ भी इस वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, मैजिकल रियलिज्म में उसको एज इट इज दिखाया जाता है। और जो कुछ हो सकता है ना, आप ऐसे देखें कि इट रिफ्लेक्ट्स द वर्ल्ड एज इट इज। यानी दुनिया को ऐसे ही रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि वो है। और जो संसार में हो सकता है एक बिलीवेबल वे में, वो भी यहां पर दिखाया जाता है। ये मूवमेंट एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट के अगेंस्ट में आई थी। इससे पहले आपने एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट को पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये मूवमेंट डायरेक्टली एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट के अगेंस्ट में थी। सबसे पहले इसको लैटिन अमेरिका में शुरू किया था फ्रांज रोह ने। लेकिन बाद में रोह के जो एसेज थे, उनकी जो राइटिंग्स थी, उनको ओर्टेगा वाई गैसेट ने 1927 में स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रांज रोह ने 1920 में इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था और बाद में फ्रांज रोह के ही एसो को ट्रांसलेट कर दिया गया स्पेनिश लैंग्वेज में 1927 में। इससे ये हुआ कि मैजिकल रियलिज्म, जो कि पहले एक छोटी सी चीज थी, अब ये स्पेन के अंदर फैल गया और इसके अलावा अमेरिका के अंदर, और फिर वहां से अलग अलग जगहों के अंदर ये फैलता चला गया। इसकी झलक इंडिया में भी देखने को मिलती है, जैसे इसकी झलक कनाडा में देखने को मिलती है, इसकी झलक नाइजीरिया में देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि फ्रांज रोह ने जिसको शुरू किया था, है ना, वो आगे चलकर इतना बड़ा हो गया कि इंडिया, कनाडा, नाइजीरिया, अमेरिका, हर जगह वो फैलता चला गया। अमेरिका में इससे पहले ही मैजिकल रियलिज्म एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो मार्वल की कहानियाँ हैं, उनकी कॉमिक्स हैं, बच्चों की किताबें हैं, इस रूप में यहाँ पर पहले से ही मैजिकल रियलिज्म एग्जिस्ट कर रहा था। आपने इंडिया में भी देखा होगा कि यहाँ पर कॉमिक्स आती थी, इस तरह की बच्चों की किताबें आती थी, मार्वल की जो कहानियाँ हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, मैजिकल रियलिज्म को ही शो करती हैं, बताती हैं। आपको क्लियर हो गया मैजिकल रियलिज्म क्या है? यानी जहाँ पर रियलिटी और मैजिक दोनों को ब्लेंड कर दिया जाता है, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। सबसे पहले लैटिन अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी मिड 20th सेंचुरी में, और फ्रांज रोह पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 1925 में इस टर्म का इस्तेमाल किया था। ये दिखाता क्या है, क्या बताता है? ये वर्ड को जैसा वर्ड है ऐसे ही दिखाता है, क्योंकि रियलिज्म दिखाना है तो वर्ड को एज इट इज दिखाता है। और वर्ड के अंदर रियलिटी के साथ साथ और क्या चीज अच्छी हो सकती है, क्या फैंटेसीज हो सकती हैं, वो भी यहाँ पर दिखाया जाता है। 1927 में ओर्टेगा वाई गैसेट ने
फ्रांस रोह के एसेज को, उनकी राइटिंग्स को, है ना, उनके आर्टिकल्स को ट्रांसलेट किया। इससे क्या हुआ कि ये स्पेन के अंदर फैला, लैटिन अमेरिका के अंदर फैला और इंडिया में आया, और बहुत जो है अलग जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज तक ये चला गया। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, आपको याद रखना है कि मैजिकल रियलिज्म में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा इससे पहले एक डैडाइज्म एक मूवमेंट थी, आप उसको थोड़ा देख लेना, वहाँ आपको पता चलेगा। होता क्या था कि वहाँ पर मान लो एक एलिफेंट है, एक हाथी है, हाथी को तितली के पंख लगा दिए। देखो हाथी एग्जिस्ट करता है, वो रियलिटी है, लेकिन हाथी के ऊपर तितली के पंख लगा देना, बटरफ्लाई के पंख लगा देना, ये तो नहीं एग्जिस्ट करता ना, लेकिन ये क्या है, एक फैंटेसी है। तो ऐसी चीज है, ये आप डैडाइज्म में देख सकते हैं। इसी तरह कोई महिला है, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची की जो पेंटिंग है, बेसिकली आमतौर से वो एक लेडी की है, किसी महिला की है, यही माना जाता है, लेकिन उसके मूंछ बना दिए, उसके दाढ़ी लगा दी, अपने बियर्ड बना दी, तो इस तरह के काम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है मैजिकल रियलिज्म में, क्योंकि मैजिक अगर आपको दिखाना है तो कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट आपको रखने होंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पर सुपर नेचुरल एलिमेंट को दिखाया जाता है, कुछ घटनाएं दिखाई जाती हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के थ्रू, कुछ ऐसी शक्तियों को दिखाया जाता है कि जिनको आपका नेचुरल लॉज या साइंस जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक एलिफेंट के ऊपर जो तितली के पंख हैं, वो ना तो आपका साइंस उसको एक्सप्लेन कर सकता और ना ही कोई दूसरे कानून उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल मैजिकल रियलिज्म में किया जाता है। मैजिकल रियलिज्म की जो थीम आप देखें, इसकी थीम बेसिकली ये आइडेंटिटी के बारे में बात करता है। किसी इंसान जब अपनी आइडेंटिटी को खोता है या उसको ऐसा लगने लगता है अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो श्योर नहीं होता, अपनी पहचान को लेकर ही वो श्योर नहीं होता, तो वहाँ पर मैजिकल रियलिज्म का सहारा लेते हैं। दूसरा, हिस्ट्री की अगर बात होती है, वहाँ पर भी मैजिकल रियलिज्म से काम लिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है या फिर कोलोनियलाइजेशन है, जो कोलोनाइजेशन हुआ था, वहाँ पर भी आप मैजिकल रियलिज्म को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर में तो आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा। तो आपने पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या देखी है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में आपको यही देखना है, क्योंकि मैजिक की बात हो रही है तो यहाँ पर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको दिखाने होंगे। अच्छा, ये डील किससे करता है, डील आपकी आइडेंटिटी से डील करता है, आपकी हिस्ट्री से डील करता है, कुछ घटनाएं हैं उनके साथ में डील करता है, कुछ शक्तियां हैं जो जहाँ पर आपको शक्तियां दिखानी होती हैं, पावर्स दिखानी है, उनके साथ में डील करता है, ठीक है। और ये आमतौर से देखा गया है कोलोनाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में और पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर में आप इसको देख सकते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक आपको याद हो गई, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। दूसरी आप याद रखें, फ्लूइडिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस। फ्लूइडिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस यानी एक जो प्लॉट होता है, प्लॉट में क्या है, आपका टाइम कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, वो बहता रहेगा पानी की तरह। पानी सीधी राह में जा रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, वो पानी अपने ऊपर, यानी आप उसको तय नहीं कर सकते कि पानी किधर जाएगा, ठीक है। पानी का नदी के अंदर, समुंदर के अंदर मन होता है, कहीं भी वो जा सकता है। तो टाइम और स्पेस की कोई बाउंडेशन नहीं होती, कहानी कहीं भी जा सकती है, किसी भी समय में जा सकती है। जैसे कि आपकी टाइमिंग मशीन भी है, वो भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो फ्लूइडिटी, टाइम और स्पेस की बाउंडेशन नहीं है, वो बहता रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नॉन लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर है। कैसा है, नॉन लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर। ये नहीं है कि आपको एक लाइन के अंदर कहानी जा रही है, नॉन लीनियर है, कोई लाइन नहीं है, कहीं भी आपकी कहानी जा सकती है। टाइम और स्पेस की कोई बाउंडेशन नहीं है। कहानी आपकी फ्लैशबैक में चलेगी, कहीं फ्लैशबैक का इस्तेमाल होगा, कहीं कुछ, तो आपके टाइमिंग की कोई वो नहीं है। दूसरी चीज़ है इसमें
टाइम जंपिंग, यानी आपका टाइम कहीं भी जंप कर सकता है। तो आपको दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखनी है, फ्लूइडिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी आपकी कहानी किसी भी समय पर किसी भी स्पेस में जा सकती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिंबोलिज्म एंड मेटाफर। क्योंकि सिंबोलिज्म और मेटाफर, इसमें कोई डायरेक्ट कहानी तो होती नहीं है, बल्कि सिंबल्स के थ्रू कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल आप इसके देख लें, 3 कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी हैं। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एक हो जाएगी, दूसरी फ्लूइडिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस आप देख लें, थर्ड सिंबोलिज्म एंड मेटाफर आप देख लें। कुछ एग्जाम्पल आप देख लें। गैब्रियल गार्सिया मार्किस की 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि 1967 में आई थी। आप ये कहानी देखें, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में क्या है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि कई सेंचुरी से जी रही हैं, कोई 200 साल से ज़िंदा है, कोई 300 साल से ज़िंदा है। तो रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह सलमान रश्दी के वर्क है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये आप ध्यान रखें, ये भी इसका एग्जाम्पल है, इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। बैन ओकरी की द फेमिस्ड रोड, नाइजीरिया में इसको लिखा गया था। बैन ओकरी का ये वर्क आप याद रखें, द फेमिस्ड रोड। और जो लास्ट वर्क है थॉमस किंग का ग्रीन ग्रास रनिंग वाटर, कनाडा, यहाँ पर इसको लिखा गया। तो 4 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। गैब्रियल गार्सिया की 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, सलमान रश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन, बैन ओकरी की द फेमिस्ड रोड और थॉमस किंग की ग्रीन ग्रास रनिंग वाटर, ये 4 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी जो मोमेंट है मैजिकल रियलिज्म की समझ आ गई होगी।